चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रेवोल्यूशन किस तरह इससे शुरू हुई और किस तरह आगे बढ़ी। रेवोल्यूशन होने के तत्कालीन क्या कारण थे। जो लुईस 16 जो इस समय राजा थे, वो एक तरीके से उनका शासनकाल था पूरा, वो एक तरह से बिल्कुल असफल साबित हो रहा था। उनके काल में आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ रही थी, पॉलिटिकल स्थिति भी काफ़ी बिगड़ रही थी। तो इनके काल में, जैसे इनके पिता जब निधन हुआ था लुईस 15 का, तो उन्होंने कहा था कि मेरे मरने के बाद फ्रांस में रेवोल्यूशन होगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये ढंग से अगर थोड़ा चला देते शासन, तो हो सकता था कि रेवोल्यूशन रुक जाती। लेकिन इन्होंने भी अय्याशी में ही पूरा जीवन अपना बिताया और रेवोल्यूशन तब होना लाजमी था। इसके अलावा लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी थी। पॉलिटिकल फोर्स वैक्यूम था पॉलिटिकल पूरे सिस्टम में। जैसे अगर डेमोक्रेसी सिस्टम में देखा जाए, तो वहाँ अगर ऐसी स्थिति आती है तो दूसरी पार्टी जीत जाती है, जो विपक्ष की पार्टी होती है। और क्योंकि उनका हित को बचाने के लिए, हर वर्ग के हितों को बचाने के लिए डेमोक्रेसी में पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टी होती है। लेकिन मोनार्की में होता ही ये है कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी होती नहीं है, तो एक वैक्यूम हो जाता है पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में। तो वही वैक्यूम यहाँ पर फ्रांस में हमें देखने को मिला इस दौरान, और डेडलॉक की स्थिति हो गई। जो फ्रांस की पार्लियामेंट होती थी, लेकिन ये पार्लियामेंट अलग थी। जो आज हम पार्लियामेंट समझते हैं, जहाँ डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी से चुन के आने वाले लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं, वैसी पार्लियामेंट नहीं थी ये फ्रांस की। ये जो पार्लियामेंट थी, यहाँ नोबल क्लास के लोग बैठते थे केवल। तो इन्होंने ये किया, जब आर्थिक स्थिति काफ़ी बिगड़ गई थी, तो जो राजा था वो जो दो क्लास के लोग थे, क्लेर्जी और नोबिलिटी, जो किसी तरह का टैक्स नहीं देते थे, तो राजा ये चाहता था कि इनके ऊपर टैक्स लगाया जाए ताकि स्थिति थोड़ी सुधर जाए। तो जो पार्लियामेंट के बैठे हुए जो सदस्य थे, जो कि नोबिलिटी क्लास चाहते थे, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया राजा की इस बात को, इन टैक्स को मानने से रिफ्यूज़ कर दिया। क्योंकि इसलिए रिफ्यूज़ किया क्योंकि ये खुद ही नोबिलिटी क्लास चाहते थे। अगर ये एक्सेप्ट कर लेते तो इन्हें खुद ही टैक्स देना पड़ता। तो जाहिर सी बात है, ये ऐसा कोई बिल पास नहीं कराना था इन्होंने। इसके अलावा अब राजा को मजबूरन ही उसे एक स्टेट जनरल बुलानी पड़ी। स्टेट जनरल को हम अब कहते हैं डेमोक्रेसी। ये थोड़ा डेमोक्रेसी वाली स्थिति हो गई यहाँ पर। स्टेट जनरल अभी पढ़ेंगे हमें यहाँ पर क्या चीज़ है स्टेट जनरल। स्टेट जनरल फ्रांस में काफ़ी प्राचीन काल से ही ये इसका प्रथा चलती आ रही है। स्टेट जनरल वहाँ बुलाई जाती है। लेकिन जो लुईस 16 ने जो स्टेट जनरल बुलाई, वो 175 साल बाद फ्रांस में बुलाई जा रही थी। और समझ सकते तो स्थिति कितनी गंभीर थी, क्योंकि उसे टैक्स लगवाना था अमीर लोगों में भी। तो अमीर में तभी लगा सकता था जब एक बड़ी सभा बुलाई जाए, जिसमें तीनों वर्गों के लोग शामिल हो, क्लेर्जी के लोग भी शामिल हो, नोबिलिटी के लोग भी शामिल हो, और कॉमनर भी शामिल हो। तो इसमें स्टेट जनरल में ऐसे होता है, तीनों वर्गों के लोग शामिल होते। तो ये राजा ने तब एक ऐसी सभा बुलाई। तो हमने अब इसमें 3 प्रकार के लोग थे, 3 कैटेगरी के थे। अब स्टेट जनरल में जो सदस्य आने थे, वो चुन के आने थे, यानी उनका इलेक्शन होना था। तब इलेक्शन में जो जीत के आते हैं जो सदस्य, वो स्टेट जनरल में उन्होंने बैठना था। तो इसमें हुआ ये कि इससे पहले जो स्टेट जनरल फ्रांस में बैठती थी, उसमें लगभग सबको, जैसे क्लेर्जी को 1 वोट दिया जाता था, नोबिलिटी को 1 वोट, और कॉमनर को जो थे उनको 1 वोट। यानी 1 वोट का मतलब यहाँ पर ये है कि एक क्लास को 1 वोट। यानी अगर कोई बिल पास कराना है, कोई प्रस्ताव पास कराना है, तो 2 पक्षों की मंजूरी होना जरूरी है। यानी अगर कोई राजा चाहता है कि नया एक ऐसा प्रस्ताव पास किया जाए जिसमें दोनों नोबिलिटी और
जो क्लर्जी है उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाए, तो तभी हो सकता है प्रस्ताव पास जब कोई दो हाउस उसके ऊपर अपनी सहमति दे। अगर मान लीजिए ये कॉमनरी लोग कहे कि इनके ऊपर भी टैक्स लगाए इन दोनों क्लास के ऊपर, तो इनका प्रस्ताव पास नहीं हो पाएगा, चाहे इनकी आबादी 99% है टोटल पॉपुलेशन की, लेकिन फिर भी नहीं पास हो पाएगा, क्योंकि ये दोनों हाउस ने मना कर दिया टैक्स इनके ऊपर लगाने के ऊपर, क्लर्जी और नोबिलिटी के ऊपर, क्योंकि सबकी पावर बराबर है। इस कॉमनर के पास भी एक ही वोट है, पूरे हाउस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कॉमनर पूरी एक कैटेगरी की बात कर रहे हैं, कॉमनर कैटेगरी के पास एक वोट है, नोबिलिटी कैटेगरी के पास एक वोट है और क्लर्जी कैटेगरी के पास एक वोट है। तो यहाँ पर ये दिक्कत होने लग गई थी। अब यहाँ पर हुआ ये, राजा ने जब इलेक्शन हो रहा था, किंग ने एक ख़ास बात ये की कि उसने सीट बढ़ा दी, यानी इन दोनों की सीट तो इतनी रखी, क्लर्जी की सीट भी उतनी रखी और नोबिलिटी क्लास के लोगों की सीट भी उतनी रखी, लेकिन कॉमनर की सीट उसने दुगनी कर दी। यानी मान लीजिए अगर इसके अगर 30 सदस्य चुन के आ रहे क्लर्जी के, और इसके भी इतने चुन के आएंगे, नोबिलिटी के भी 30 सदस्य चुन के आएंगे असेंबली में, स्टेट जनरल में, लेकिन कॉमनर के क्योंकि सीट डबल कर दी गई थी तो इसके अब 60 लोग सदस्य चुन के आएंगे। ये हो गई। अब यहाँ पर जब ये चीज़ हो गई तो इसका आगे जाके बहुत प्रभाव पड़ा, वो अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन हमें थोड़ा यहाँ पर बेसिक थोड़ा इस यहाँ पर समझना पड़ेगा कि स्थिति यूरोप में सभी जगह लगभग ऐसी थी जैसे फ्रांस की स्थिति थी, लेकिन ये रेवोल्यूशन फ्रांस में हुई इस दौरान। वो क्यों हुई? क्योंकि फ्रांस के जो लोग थे वो काफ़ी एक तरीके से उनमें नेशनलिज्म की भावना थी और उन्हें पता था कि फ्रांस हमारा देश है, जबकि दूसरे देश जैसे जर्मनी यहाँ पर यूनिफाई नहीं हुआ था, इटली भी यहाँ पर इस समय यूनिफाई नहीं हुआ था। तो एक तरह से जो एक नेशनलिज्म की जो भावना होती है या अपने पॉलिटिकल राइट को समझने की जो भावना होती है वो केवल इस समय फ्रांस के लोगों में ही थी। यूरोप में इंग्लैंड के लोगों में थी, लेकिन वो डेमोक्रेसी वहाँ पहले से चली थी, तो मोनार्की सिस्टम में इस समय केवल फ्रांस में ही ऐसी भावना थी। इसके अलावा ख़ास बात ये भी है, इस समय अमेरिका वार ऑफ इंडिपेंडेंस में जिन सैनिकों ने भाग लिया था, जिन फ्रांस सैनिकों ने, वो एक जब अमेरिका से वापस फ्रांस में आए तो वो विचारों से प्रभावित थे। अमेरिका के जो राजनेता थे जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी कि हम डेमोक्रेसी के लिए ये इंडिपेंडेंस लड़ रहे हैं या लिबर्टी के लिए कर रहे हैं, आज़ादी के लिए, तो ये सैनिक भी इनसे प्रभावित हुए थे अमेरिका की लीडरशिप से। तो वो भी चाहते थे कि फ्रांस में भी कुछ ऐसे सिस्टम आए जहाँ डेमोक्रेसी और लिबर्टी हो, इक्वलिटी हो, फर्टिनिटी हो। तो इसका भी प्रभाव पड़ा था, अमेरिका इंडिपेंडेंस का भी इस रेवोल्यूशन के शुरू होने में प्रभाव पड़ा था। अब आते हैं बिगनिंग ऑफ रेवोल्यूशन। अब यहाँ पर ये स्टेट जनरल हमने पढ़ लिया था कि 3 होते हैं। अब ख़ास बात ये कि तीनों अलग अलग जगह बैठते हैं, यानी आज हम जो समझते हैं कि सब पार्टी जो चुन के आती है वो एक हाउस में बैठती है, यानी एक रूम में बैठ के फैसले लेती है, जो आजकल होता है डेमोक्रेसी में, लेकिन इस समय ऐसा नहीं था। इस समय जो क्लर्जी क्लास थी वो अलग कमरे में बैठ के फैसला अपना अलग लेती थी, नोबिलिटी अलग कमरे में बैठ के अपना फैसला लेती थी और कॉमनर अलग कमरे में बैठ के अपने फैसले लेते थे। तो कोई भी डिसीजन तभी लागू हो सकता था जब 2 पक्ष अपना सहमति दे दे, जो कि इस टैक्स के मामले में नहीं हो सकती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये नोबिलिटी और क्लर्जी कभी भी अपनी सहमति टैक्स अपने ऊपर लगाने में नहीं दे सकते। अब यहाँ पर हुआ ये जो थर्ड क्लास थी जिसे हम कॉमनर क्लास कहते हैं, ये इनकी सीट ज़्यादा थी लेकिन वोट केवल इनके पास एक ही था सीट। तो ये अब इनमें नाराज़गी उत्पन्न होने लग गई, ये कहने लग गई हमारी सीट ज़्यादा है लेकिन हमें वोट इन्हीं के बराबर दिया गया, एक इसका वोट है, एक इसका वोट है, हमको भी एक ही वोट दिया गया। तो ये चाहते थे कि तीनों असेंबली जो तीनों ये स्टेट तीनों जो कैटेगरी है ये एक साथ बैठ के एक ही कमरे में फैसला ले, किसी भी विवाद के ऊपर या किसी भी बिल प्रस्ताव के ऊपर साथ मिलके इन्हें फैसला लेना चाहिए।
लेकिन ये दोनों तैयार नहीं हुए। इन्होंने कहा कि हम भाई अलग ही फैसला लेंगे, तुमसे अलग लेंगे, सब अपना अलग अलग फैसला लेंगे। तो ये अब अड़े रहे, इन्होंने थर्ड कॉमनर जो थे ये अड़े रहे, थर्ड मेंबर के लोग ये चाहते थे कि तीनों क्लास आपस में बैठ के फैसला ले। अगर ये तीनों बैठ के फैसला ले लेते, आपस में बैठ जाते, तो वो चांस थे कि कोई प्रस्ताव पास हो सकता था, टैक्स वाला प्रस्ताव पास हो सकता था। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे दोनों क्लास। अब यहाँ पर हुआ ये, अब जब थर्ड चैम्बर था, थर्ड चैम्बर वही कॉमनर वाला, तो जब ये तैयार नहीं हुए तो जो थर्ड चैम्बर था इसने अपने आप को ही एक नेशनल काउंसिल घोषित कर दिया 17 जून 1789 का। इसका मतलब ये है, नेशनल काउंसिल साबित करने का मतलब ये है कि इसने ये कहा कि ये दो, जब ये हमारे साथ नहीं आना चाह रहे तो हम, ये कोई पार्लियामेंट नहीं है, हम अपने आप में एक पार्लियामेंट है। थर्ड कॉमनर या थर्ड चैम्बर ने ऐसे कहा। इसका मतलब ये है, इसने अब इनसे ये कहा कि अब हम खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, अगर आप आना चाहते हो हमारे साथ, हमारे एक ही कमरे में बैठ के फैसले लेना चाहते हो तो आप आ सकते हो, लेकिन अलग अलग वाला सिस्टम अब नहीं चलने वाला। ये थर्ड चैम्बर के लोगों ने कहा और इन्होंने अपनी नेशनल काउंसिल बनाई 17 जून 1789 में। इन्होंने कहा कि अब हम ही बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन और अब हम ही कोई प्रस्ताव पास करेंगे या गिराएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है, रेवोल्यूशन की शुरुआत होने में एक बड़ी भूमिका इसकी। जैसे कह सकते हैं नेशनल काउंसिल ही ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया ओनली रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल ऑफ फ्रांस पब्लिक। फ्रांस पब्लिक के ऊपर जो भी कानून बनाना है वो केवल नेशनल काउंसिल बना सकती है। और नेशनल काउंसिल किसकी है? थर्ड चैम्बर ने बनाई थी। अब हुआ ये कि ऐसा, जाहिर सी बात है, अब ये इतनी शांति से होना हो तो नहीं सकता था। जो दोनों चैम्बर थे, जो फर्स्ट सेकंड चैम्बर था, क्लर्जी और नोबिलिटी का जो चैम्बर था, इसने दबाव डाला राजा के ऊपर। इसने ये कहा कि ये जो थर्ड चैम्बर के बगावत करने लगे इनको मैं लागू करें, इनको ज़रा लाइन में लाइए आप, इन राजा से इन्होंने कहा। तो लुइस ने क्या कहा? लुइस ने इनका डोर एक तरीके से, जब ये जहाँ पर ये अपना कानून वगैरह बनाते थे, जहाँ पर बहस करते थे जिस कमरे में, वहाँ लुइस राजा ने ताला लगा दिया। यानी वहाँ अब ये बैठ के बहस या कानून नहीं बना सकते थे थर्ड चैम्बर के लोग। तो अब इसका प्रभाव ये पड़ा कि जब ये इस कमरे नहीं आ पाए तो इन्होंने पास ही एक टेनिस कोर्ट था, वहाँ पर इन्होंने जाके अपनी सेशन बुलाया और उस सेशन में इन्होंने एक कसम ली, ओथ ली, जिसे हम टेनिस कोर्ट ओथ के रूप से जाना जाता है। अब टेनिस कोर्ट ओथ एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण इसकी भूमिका है, या माना जाता है इसे फ्रांस रेवोल्यूशन में। इन्होंने ये कहा, शपथ में ये कहा कि हम तब तक सेपरेट नहीं होंगे, अलग तब तक नहीं होंगे जब तक हम फ्रांस के पब्लिक को एक कॉन्स्टिट्यूशन ना दे दे। यानी इन्होंने एक तरीके से, जो किंग चाहता था, राजा चाहता था कि इन्हें डरा धमका के अलग कर दिया जाए थर्ड चैम्बर को। तो इसकी इन्होंने जो टेनिस कोर्ट ओथ में इन्होंने कहा कि राजा कुछ भी कर ले, हमको मार दे, पीट दे, कुछ भी कर दे, लेकिन हम तब तक अलग नहीं होंगे जब तक हम फ्रांस की पब्लिक को एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ना दे दे। ये थर्ड चैम्बर के लोगों ने शपथ ली थी, टेनिस कोर्ट में ली थी, तभी से टेनिस कोर्ट ओथ कहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अब इन्होंने कहा कि राजा कुछ भी कर ले, तो अब राजा भी एक तरीके से परप्लेक्स हो गया था, घबरा गया था कि अब वो क्या करे। शुरुआत में तो वो राजा क्लर्जी और नोबिलिटी के साथ खड़ा हुआ पाया गया, लेकिन अब राजा भी समझने लग गया था कि अब जो है स्थिति बदलती जा रही है, अब लोगों का समर्थन भी थर्ड चैम्बर के लोगों के पास है। तो अब राजा ने कहा कि स्थिति को, जब डेडलॉक बन गया था यहाँ पर, दोनों पक्ष किसी को नहीं आगे बढ़ने दे रहे थे, तो राजा ने इस चीज़ को एक सुलझाने के लिए एक जॉइंट सेशन बुलाया। जॉइंट सेशन का मतलब ये है कि सभी तीनों क्लर्जी था और ये नोबिलिटी और कॉमनर, ये सब तीनों एक रूम में राजा की स्पीच सुनने के लिए आए जॉइंट सेशन में।
और राजा ने इसमें इस बीच में अपने जो रिफ़ॉर्म की कुछ बात की। उसने कहा कि मैं कुछ रिफ़ॉर्म करना चाहता हूँ पॉलिटिकल सिस्टम में, ताकि स्थिति देश की अच्छी हो। लेकिन इसने राजा ने साथ साथ अपनी स्पीच में ये भी कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन तीनों कैटेगरी के जो है इनको एक ही रूम में बिठा के सब मेजोरिटी के हिसाब से फैसले ले सकते। ये ऐसा इसने राजा ने बिल्कुल मना कर दिया। उसने कहा कि जैसे सिस्टम चला रहा है वैसे ही चलते रहेगा आगे, यानी सब अलग अलग रूम में बैठ के अलग अलग फैसला लेंगे। तो अब राजा की स्पीच से, और साथ में राजा ने ये भी कहा कि जो नोबिलिटी को जो एक उनको शक्तियाँ मिली हुई है, प्रिविलेज मिले हुए हैं, वो राजा ने कहा वो नहीं हटाऊंगा मैं, कुछ भी हो जाए। तो इससे क्या हुआ, राजा की स्पीच से सुनकर थर्ड चैम्बर के लोग और आक्रोशित हो गए, उनको काफ़ी गुस्सा आ गया। और उन्होंने, जो राजा ने जब स्पीच दी उसके बाद वो जब हॉल से बाहर निकला, तो जो थर्ड चैम्बर के लोग हैं उन्होंने हॉल से निकलने से उन्होंने मना कर दिया। यानी उन्होंने कहा जब तक राजा हमसे मिलके बात नहीं करेगा तब तक हम इस हॉल को नहीं छोड़ के जाएंगे। अब इसका प्रभाव ये पड़ा कि जब हॉल से छोड़ के नहीं गए तो कुछ ही दिनों बाद या कुछ ही समय बाद कुछ जो प्रीस्ट क्लास के लोग हैं, यानी जो सेकंड और फर्स्ट क्लास के जो गरीब लोग थे, जैसे हमने पढ़ा था कि चर्च में भी गरीब अमीर लोग थे और नोबिलिटी में भी गरीब अमीर नोबल थे। तो जो गरीब नोबल और गरीब चर्च के जो अधिकारी थे वो अब थर्ड कॉमनर के साथ मिल गए थे काफ़ी। अब इससे क्या, और उन्होंने नेशनल काउंसिल को ज्वाइन कर लिया। नेशनल काउंसिल किसने बनाई थी, थर्ड चैम्बर के लोगों ने। अब जाहिर सी बात है, अब थर्ड कॉमनर में अब जब दोनों पक्षों के लोग भी आने लग गए तो इसकी पावर और इसकी जो लेजिटिमेसी थी वो काफ़ी बढ़ गई थी। तो अब इसकी लेजिटिमेसी काफ़ी बढ़ गई थी थर्ड चैम्बर और नेशनल काउंसिल की। अब आगे क्या हुआ, अब जब नेशनल काउंसिल में क्लर्जी के भी कुछ लोग आने लग गए थे, नोबिलिटी के भी कुछ लोग आने लग गए थे, तो राजा को बिल्कुल काफ़ी प्रेशर में आने के बाद ही उसने इसको कहा कि, तब उसने इसको मंजूरी दे दी। उसने कहा कि अब ये तीनों चैम्बर के लोग साथ बैठ के फैसला लेंगे। इससे पहले राजा ने जैसे मना कर दिया था, लेकिन अब जब दोनों पक्षों के क्लर्जी और नोबिलिटी के लोग भी जब आना शुरू हो गए थे, कॉमनल नेशनल काउंसिल में शामिल होने लग गए थे, तो राजा भी अब को मजबूरन इनकी बात माननी पड़ी और तीनों चैम्बर साथ बैठने लग गए थे अब। और इस और इसके तहत जब राजा ने इसे मंजूरी दे दी थी तो अब इसे लेजिटिमेसी मिल गई थी नेशनल काउंसिल को। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इसे लेजिटिमेसी बन गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन किसे नया बनाना था, नेशनल काउंसिल को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था पूरे फ्रांस की हिस्ट्री और फ्रांस के रेवोल्यूशन में। अब नेशनल काउंसिल का काम ये था कि अब वो एक फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। अब जाहिर सी बात है, राजा ने अपनी मंजूरी दे दी थी, लेकिन वो शक्की था। वो शक कर रहा था कि कहीं ये जो नेशनल काउंसिल है ये कहीं मोनार्की को ख़त्म ना कर दें कॉन्स्टिट्यूशन में, नए कॉन्स्टिट्यूशन में मोनार्की को ख़त्म ना कर दे, ये राजा को डर था। और असेंबली को के जो थर्ड मेंबर थे, थर्ड चैम्बर के मेंबर, उन्हें भी ये डर था कि राजा कहीं जो है फर्स्ट और सेकंड चैम्बर के जो मेंबर है उनके साथ कोई कॉन्स्पिरेसी करके ये कॉमनर को कहीं दबा ना दे। ये असेंबली के जो थर्ड चैम्बर के लोग थे उन्हें भी डर था, यानी सस्पिशन था दोनों पक्षों में। राजा भी इनमें शक करता था और थर्ड चैम्बर के लोग भी राजा में शक करते थे। अब यहाँ पर ये हो रहा था, अब पेरिस जो शहर था फ्रांस का सबसे बड़ा शहर, वहाँ पर रूमर फैलने लग गए थे, यहाँ पे अफवाह फैलने लग गई थी। अफवाह ये फैलने लग गई थी वहाँ के लोगों में कि राजा अपने सैनिक भेज रहा है यहाँ पेरिस में, ताकि जो थर्ड चैम्बर के लोग हैं उन्हें गिरफ्तार करा जाए। तो यानी र्यूमर ये फैल रखा था, अफवाह फैल रखी थी पेरिस के लोगों के बीच में। तो अब ये अफवाह थी, ये हकीकत नहीं थी, अफवाह थी। लेकिन इसका प्रभाव लोगों में पड़ा। अब जो थर्ड चैम्बर के जो रेवोल्यूशनरी जो लोग थे,
यानी जो हिंसा करना चाहते थे, हिंसा के द्वारा आज़ादी या हिंसा के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे, मोनार्की को ख़त्म करना चाहते थे, उन्होंने लोगों को इंस्टिगेट करना शुरू कर दिया, यानी लोगों को भड़काना शुरू कर दिया कि राजा की सेना आने वाली है। अब एक ही तरीका ये है कि हम अब हमें हथियार बनाने चाहिए और हथियार लूटने चाहिए सरकारी लोगों से। तो जब ये र्यूमर फैल रहा था तो इन रेवोल्यूशनरी कुछ लोगों ने ये कहा कि एक बस्ताइल एक जगह है, वहाँ का एक किला है, वहाँ बहुत सारे हथियार है, हम राजा के सैनिकों से तभी निपट सकते जब वहाँ हम उस किले में हमला करके वहाँ के हथियारों को अपने पास ले ले। तो इन्होंने क्या एक कॉन्स्पिरेसी बनाया और इन्होंने बस्ताइल के जो फोर्ट था, किला था, वहाँ पर हमला करके काफ़ी सारे जो वेपन थे वहाँ पर उन्हें अपने पास ले लिया और एक तरीके से बस्ताइल का जो किला है उसको तोड़ दिया गया। यानी बस्ताइल का किला में जो सरकारी वहाँ के जो कर्मी थे उनको मार दिया गया और वहाँ से वेपन उनसे छीन लिए गए, काफ़ी मात्रा में वेपन। तो ये बहुत बस्ताइल का जो घटना है ये बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंसा की शुरू होनी बस्ताइल से शुरू हुई थी। यानी रेवोल्यूशन की ये प्रथम चरण बस्ताइल से शुरू हो गया था, बस्ताइल फोर्ट के गिरने से। और बस्ताइल फोर्ट का गिरने जो गिरा था ये 14 जुलाई को गिरा था और इसे ही रेवोल्यूशनरी लोगों ने इसे अपने देश का नेशनल डे के रूप में बनाना शुरू किया। और इसी दौरान फ्रांस ने अपना ट्राई कलर निकाला। यानी अब जो फ्रांस, अब देखते फ्रांस का झंडा वो ट्राई कलर है जिसमें 3 रंग है, रेड, वाइट और ब्लू। वो इसी दौरान ही फ्रांस ने अपनाए थे इस घटनाओं के दौरान। अब ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है बस्ताइल फोर्ट की जो घटना है। अब यहाँ पर इसका प्रभाव ये पड़ा कि बस्ताइल फोर्ट को जब उसको लूट लिया गया, उसके सामान को लूट लिया गया, उसके सरकारी कर्मियों को मार दिया गया था जब, तो अब लोगों में जो सरकार का एक डर था वो ख़त्म होते जा रहा था। अब लोग बिल्कुल किसी आदमी से नहीं डर रहे थे। अब वो बिल्कुल मनमाने तरीके से कहीं भी कुछ भी रेवोल्यूशनरी घटना कर रहे थे। और जो रेवोल्यूशनरी जो लोग थे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनानी शुरू कर दी। उन्होंने जो पुराना एडमिनिस्ट्रेशन था उसे ख़त्म कर दिया और अपनी गवर्नमेंट बनानी शुरू कर दी, जो कि जिसे हम कम्यून के नाम से जाना जाता है। यानी पेरिस की जो लोग थे उन्होंने जो पुराना एडमिनिस्ट्रेशन था उसे ख़त्म करके वहाँ अपना नया पेरिस कम्यून बनाया और अपनी सेना भी बनाई उन्होंने। पेरिस कम्यून ने अपनी सेना बनाई जिसे नेशनल गार्ड के रूप में जाना जाता है, ताकि वो सिक्योरिटी उस पेरिस की सिक्योरिटी कर सके, राजा के सिपाहियों के खिलाफ लड़ाई करे ये नेशनल गार्ड और शहर की सुरक्षा कर सके। तो अब जब ये सारी घटनाएं हो रही थी, बस्ताइल के बाद जो घटनाएं हुई, इसका प्रभाव केवल पेरिस तक ही सीमित नहीं रहा। इसका प्रभाव जब पेरिस के बाहर भी जो दूसरे शहर थे फ्रांस के, उसमें प्रभाव पड़ा और सभी फ्रांस के शहरों ने कम्यून बनाना शुरू कर दिया और अपनी सिक्योरिटी फोर्स भी बनाना शुरू कर दिया था। तो एक तरह से जो पुराना एडमिनिस्ट्रेशन था वो पूरे फ्रांस में चरमरा गया था और लोगों ने अपना खुद एडमिनिस्ट्रेशन तैयार करना शुरू कर दिया था। और आखिरकार जो है फ्रांस ने जो फ्रांस के लोग थे उन्होंने एक तरह से जो फ्यूडल सिस्टम था वो ख़त्म कर दिया, क्योंकि फ्यूडल सिस्टम किसके ऊपर डिपेंड था, वो पुराने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड था। अब जब पुराना एडमिनिस्ट्रेशन ही ख़त्म हो गया तो फ्यूडल सिस्टम भी अपने आप ख़त्म हो गया था। तो ये प्रभाव पड़ रहा था यहाँ पर। अब राजा अब इस समय क्या कर रहा था, वो अभी सोच रहा था क्या करूँ मैं, क्योंकि उसकी स्थिति भी सही नहीं थी, वो भी काफ़ी टेंशन में था। वो अगर वो हिंसा करता इनके खिलाफ, पेरिस कम्यून या रेवोल्यूशनरी लोगों के साथ हिंसा करता, तो उसके खिलाफ जो माहौल बन रहा था राजा के खिलाफ वो और भड़क जाता। तो राजा इस समय सोच रहा था कि तो जब ये सारी घटना हो रही थी, अब जब ये सारी घटनाएं हो रही थी तो जो नेशनल असेंबली के जो मेंबर थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था वो भी 2 गुटों में बढ़ गया।
एक थे रेवोल्यूशनरी गुट में बढ़ गए, एक बटे काउंटर रेवोल्यूशनरी गुट में। यानी रेवोल्यूशनरी वो गुट में बढ़ गए जो इन सभी घटनाओं के हक में थे। यानी वो समझते थे ये जो सारी घटनाएं हो रही है, जो बस्ताइल का फोर्ट गिराया गया और पेरिस कम्यून बनाया जा रहा है, ये सब ठीक है, इसको मानने वाले रेवोल्यूशनरी कहलाए। काउंटर रेवोल्यूशनरी वो कहलाए जो इन सभी चीज़ों को सही नहीं मानते थे। जो ये बस्ताइल फोर्ट हुआ और पेरिस कम्यून, ये चाहते थे कि जो पुराना एडमिनिस्ट्रेशन है वही सबसे बेहतर है। इसमें कौन कौन लोग शामिल आते थे? इसमें एक तो प्रीस्ट क्लास के लोग थे और नोबिलिटी के लोग थे जो काउंटर रेवोल्यूशनरी बन गए थे। क्योंकि अगर ये सब रेवोल्यूशनरी घटनाएं आगे चलती गई तो उनके हित के ऊपर यहाँ पर सवाल उठ रहा था, यानी उनके हित खतरे में थे यहाँ पर। अगर ये चीज़ें आगे चलती रही तो ये वो इन सब चीज़ों को रोकना चाहते थे, तभी उन्हें काउंटर रेवोल्यूशनरी कहा जाता था। अब एक चीज़ यहाँ पर इसी दौरान थोड़े बाद एक घटना ये हुई कि एक दिन 5 अक्टूबर के दिन बहुत सारी महिलाएं वर्सलीस, पेरिस से लेकर वर्सलीस की तरफ गई। वर्सलीस एक ऐसी जगह थी कि वहाँ राजा का महल था। राजा पेरिस में नहीं रहता था, वो वर्सलीस में रहता था। तो महिलाएं पेरिस से वर्सलीस गई राजा के पास। अब बोलने लग गई कि हमारे पास खाने के लिए कोई रोटी नहीं है, तो हमें ब्रेड दो, रोटी दो खाने के लिए। चिल्लाने लग गए राजा के महल के पास जाके। तो तब क्या हुआ, राजा को मजबूरन उन महिलाओं से मिलना पड़ा और महिलाओं ने उस राजा से कहा कि आप पेरिस, अपना जो पूरा महल उसे आप छोड़ के पेरिस में रहिए, और नेशनल असेंबली जो थी वो पेरिस में नहीं थी, उसे भी पेरिस में लाइए, महिलाओं ने कहा। तो राजा को मजबूरन इनकी बात माननी पड़ी और राजा इसके बाद खुद पेरिस में रहने लग गया और नेशनल असेंबली भी पेरिस में आ गई। अब जो है फंक्शन, अब जब नेशनल असेंबली पेरिस में आ गई थी तो ये पेरिस में आने के बाद इसमें काफ़ी प्रभाव पड़ा इस नेशनल असेंबली में। वो क्या प्रभाव पड़ा उसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।